हे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वाला पार्ट। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको देखा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डील किया था हाइपोक्सिया के साथ। आई होप वो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। एंड आज हम लोग शुरू करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो है इस रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का ऑलमोस्ट लास्ट वाला पार्ट है। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, अभी हम लोग रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं, इसके बाद गैस्ट्रो या जो भी जितने भी फिजियोलॉजिकल पार्ट्स पढ़ेंगे, जो भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स पढ़ेंगे, उन सब में आपको ये रेगुलेशन वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेगुलेशन कैसे होता है, चाहे जीआईटी हो, सीएनएस हो, सब में रेगुलेशन वाला पार्ट हम लोग को देखना ही है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग देखेंगे। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन दो तरह से, एक न्यूरोनल और एक केमिकल। ठीक है, तो न्यूरोनल या नर्वस रेगुलेटरी सिस्टम में है और केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म और उसके आगे वाला पार्ट। तो नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है उसमें दो पार्ट, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का है तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, वॉलंटरी सिस्टम कहाँ है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और एक है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो कि है आपके ब्रेन स्टेम में। कहाँ पर है, ब्रेन स्टेम में। ठीक है, अब ऑटोमेटिक यानी कंट्रोल सिस्टम यानी कि ब्रेन स्टेम वाला जो है, इसमें दो पार्ट, पहला है मेडुला में, दूसरा है पॉन्स में, यानी मेडुलरी एंड पॉन्टाइन रेगुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सेंटर। अब इसका दो पार्ट है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का फिर दो पार्ट डिवाइडेड है। पहला है मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर और दूसरा है पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, अब मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर करता है कंट्रोल वाया टू न्यूरॉन्स, टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, आई न्यूरॉन्स एंड ई न्यूरॉन्स। एक आई फॉर इनिबिटरी, ई फॉर एक्साइटेटरी। इसके बाद है कि इसमें रेसिप्रोकल इनर्वेशन लिखा है, इसको आगे डील करेंगे। अभी पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी सेंटर में है एपनियोस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ा होगा 11th क्लास के रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में भी, इसका न्यूमोटैक्सिक सेंटर शायद नाम सुना होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में एक एक्स्ट्रा है, एक एपनियोस्टिक सेंटर है और एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। तो नाम याद करने के लिए क्या है कि पी से न्यूमोटैक्सिक है और पी से पॉन्स, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, एक है अपर पॉन्स में, एक है लोअर पॉन्स में। तो पी ऊपर ए नीचे, यानी कि न्यूमोटैक्सिक ऊपर यानी अपर पॉन्स में और नीचे वाले पोर्शन में लोअर पॉन्स में एपनियोस्टिक सेंटर है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे नर्वस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है। जैसे हम लोग जीआईटी में पढ़ते हैं कि जीआईटी में इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल होता है जो कि इनिशिएट करता है गैस्ट्रिक रिदम को, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। वैसे ही जो रिदमिक डिस्चार्ज है इंस्पिरेशन का, है ना, वो शुरू होता है, वो भी शुरू होता है यहाँ पे पेस मेकर सेल से। और ये पेस मेकर सेल्स कहाँ पर लोकेटेड है, तो प्री बॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स में है, ये नाम है। ठीक है, प्री बॉर्डजिंगर एक कॉम्प्लेक्स है, न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि पेसमेकर सेल्स होता है जो कि रिदमिक डिस्चार्ज इनिशिएट करता है ना। और ये कहाँ पर है, प्री बॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स, ये है मेडुला में। तो जो रिदमिक डिस्चार्ज हो रहा है इंस्पिरेशन का, वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो प्री बॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स से हो रहा है। प्री बॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, मेडुला में। मेडुला में कहाँ है, तो नियर द न्यूक्लियस एम्बिगुअस है। और इस प्री बॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स में होता है पेसमेकर सेल्स जो कि ये इनिशिएट करता है डिस्चार्ज को। ठीक है, अब दो सेंटर हम लोग पढ़े थे, मेडुलरी सेंटर और पॉन्टाइन सेंटर। तो मेडुलरी सेंटर में एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो वेंट्रोलैटरल मेडुला में। ये एनाटॉमिकल पार्ट है कि इसका कहाँ पर लोकेशन है, तो वेंट्रोलैटरल मेडुला में है। और पॉन्टाइन सेंटर है। अब मेडुलरी सेंटर में दो तरह के न्यूरॉन्स हम लोग पढ़े थे, आई न्यूरॉन्स एंड ई न्यूरॉन्स। आई फॉर इंस्पिरेशन, ई फॉर एक्सपिरेशन। ठीक है, और आई होता है इनिबिटरी, ई होता है एक्साइटेटरी। ठीक है, ठीक है, तो दोनों का ही अब यहाँ पर रेसिप्रोकल इनर्वेशन का कंसेप्ट आता है। क्या लिखा है कि दोनों ही आई न्यूरॉन्स और ई न्यूरॉन्स एक दूसरे के ऊपर इनिबिटरी कनेक्शंस रखते हैं। ठीक है, बोथ हैव इनिबिटरी कनेक्शंस टू ईच अदर, एक दूसरे से इनिबिटरी कनेक्शन से, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल इनर्वेशन। आगे देखते हैं क्या है रेसिप्रोकल इनर्वेशन। तो रेसिप्रोकल इनर्वेशन का क्या मतलब है कि जो मोटर न्यूरॉन्स एक्सपायरेटरी मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं वो इनिबिट हो जाता है जब इंस्पायरेटरी मसल्स का जो सप्लाइंग मोटर न्यूरॉन्स है वो एक्टिव है, एंड वाइस वर्सा। क्या मतलब है, अब जैसे देखो, जब कोई एक्सपायरेटरी मसल है, जब पर्सन एक्सपायर कर रहा है और एक्सपायरेटरी मसल्स इन्वॉल्व है उसमें, तो उस एक्सपायरेटरी मसल को जो मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रहा है वो मोटर न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा। वो मोटर न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा जब इंस्पायरेटरी मसल्स को जो सप्लाई कर रहा है मोटर न्यूरॉन वो एक्टिव है। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि अभी एक्सपायरेशन में, ठीक है, अभी पर्सन एक्सपायरेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्सपायरेटरी मसल को सप्लाई करने वाला कोई न्यूरॉन होगा, मोटर न्यूरॉन होगा। ठीक है, मोटर न्यूरॉन होगा। तो ये मोटर न्यूरॉन जो है ये इनहिबिट हो जाएगा जब पर्सन
का इंस्पायरेटरी मसल को सप्लाई करने वाला मोटर न्यूरॉन एक्टिव है। यानी कि जब एक एक्टिव है तो दूसरा इनहिबिट होगा, ये दूसरा एक्टिव होगा तो पहला वाला इनहिबिट होगा। यही फोटो में देखो लिखा है कि ई न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर रहा है और ई न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर रहा है, एंड वाइस वर्सा चलता है। ठीक है। तो क्या है रेसिप्रोकल इनर्वेशन, एक बार देख लेते फिर से। तो फॉर एग्जांपल जैसे पर्सन इंस्पायर कर रहा है तो इंस्पायरेटरी मसल्स में मोटर न्यूरॉन होता है ऑब्वियसली, जिसको सप्लाई कर रहा है। तो इंस्पायरेटरी मसल्स एक्टिव है तो उसका मोटर न्यूरॉन भी एक्टिव है, उसको सप्लाई कर रहा है। तो उस वक्त उसका जो एक्सपायरेटरी मसल्स है को जो सप्लाई करने वाला मोटर न्यूरॉन है वो उस वक्त इनहिबिट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। यानी जब एक्सपायरेटरी मसल्स एक्टिव होगा तो इंस्पायरेटरी मसल का जो मोटर न्यूरॉन है वो इनहिबिट होगा, और जब इंस्पायरेटरी एक्टिव है तो उसका मोटर न्यूरॉन एक्सपायरेटरी वाले को इनहिबिट कर देगा। यानी इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स एक्साइटेटरी को इनहिबिट करता है और एक्साइटेटरी इनहिबिटरी को इनहिबिट करता है जब कंडीशंस वैसा होता है तो। ठीक है, जब एक एक्टिव है तो दूसरा इनएक्टिव, जब दूसरा एक्टिव है तो पहला वाला इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यही मतलब है रेसिप्रोकल इनर्वेशन का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स के बारे में। ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स के बारे में देखेंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स कौन कौन सा है। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और फिर एपनेस्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो मेडुला में हम लोग पढ़े थे, मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर्स होता है जो कि वेंट्रोलेटरल मेडुला में है, और पोंटाइन में सेंटर्स पढ़े थे एपनेस्टिक और न्यूमोटैक्सिक। तो उसी सभी सारे हम लोग जितने भी रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसको डीआरजी भी लिखा गया है। तो डीआरजी डॉर्सल मतलब लोकेशन से, एनाटॉमी के हिसाब से डॉर्सल मतलब पीछे, पोस्टीरियरली लोकेटेड, एंड वेंट्रल मीन्स एंटीरियरली लोकेटेड है। ठीक है, तो अभी एक आगे डायग्राम देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का जो न्यूरॉन्स होता है वो मोस्टली न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस के अंदर होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप आर लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। तो डीआरजी यानी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का सेंसरी इनपुट कहाँ से आता है? अलग अलग पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर से आता है और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से आता है, वाया विच नर्व्स 9 एंड 10। यानी कि डीआरजी का क्या काम है कि जो भी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से सेंसेशन आ रहा है, कि चाहे हाइपोक्सिया हो रहा है या जो भी हो रहा है, उसका सेंसेशन आ रहा है उसको प्रोसेस करेगा। तो आ कैसे रहा है? तो आ रहा है वाया 9th एंड 10th नर्व। ठीक है, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व आ रहा है। हम लोग पढ़े थे हाइपोक्सिया में कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स रेस्पिरेटरी सेंटर को करता है एक्टिवेट। कैसे करता है? तो इसी 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स भेजता है। और डीआरजी मोटर सप्लाई कैसे करता है? तो फ्रेनिक नर्व के थ्रू करता है। फ्रेनिक मीन्स डायफ्राम, तो डायफ्राम को सप्लाई करता है फ्रेनिक नर्व। तो फ्रेनिक नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में सेंड करता है सिग्नल को, उसके मतलब उस सेंस जो भी स्टिमुलस आया उसके हिसाब से करता है। ठीक है, और बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो भी डीआरजी में ही जनरेट होता है। ठीक है, एक और पॉइंट डीआरजी के रिगार्डिंग ये कि ये आई न्यूरॉन से मोस्टली बना होता है, इनहिबिटरी न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये एंटीरियरली सिचुएटेड है। ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस में रोस्टली लोकेटेड है और न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस में कॉर्डली। रोस्टल और कॉर्डल मीन्स टेल वाला पार्ट, रोस्टल मीन्स हेड वाला पार्ट। तो वीआरजी जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, उस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन का जो रोस्टल पार्ट यानी हेड वाला पार्ट है वो आपके न्यूक्लियस एम्बिगुअस में है, और उसी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का जो टेल वाला पार्ट है यानी बॉटम वाला पार्ट है वो न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस में है। ठीक है, रेट्रो मीन्स पीछे, तो ऐसे याद करो कि कॉर्डल वाला पार्ट रेट्रो यानी पीछे वाले पार्ट में होगा। ठीक है, रेट्रो एम्बिगुअस में कॉर्डल वाला पार्ट होगा, और रोस्टल मीन्स आपके हेड वाला पोर्शन में न्यूक्लियस एम्बिगुअस वाले पार्ट में रोस्टल ही होगा। ठीक है, ये लोकेशन था। तो इसका नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान वीआरजी का जो न्यूरॉन्स होता है वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये तब करता है जब रेस्पिरेटरी ड्राइव नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तब पार्टिसिपेट करता है। इसमें इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों न्यूरॉन्स है, आई और ई दोनों न्यूरॉन्स है। ठीक है, इसका काम मेनली कहाँ पड़ता है वीआरजी का? वीआरजी का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सपायरेटरी सिग्नल्स को प्रोवाइड करने में एब्डोमिनल मसल्स को। जब बहुत ज़्यादा एक्सपिरेशन, हम लोग पढ़े थे एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस एंड ऑल। तो उस वक्त जब बहुत ज़्यादा हेवी एक्सपायरेशन की जरूरत पड़ती है तब जो एक्सपायरेटरी सिग्नल्स प्रोवाइड करने का काम होता है वो वीआरजी का होता है। नॉर्मल ब्रीथिंग में वीआरजी नॉन फंक्शनल है, ज़्यादा काम नहीं, इनएक्टिव रहता है। ठीक है, और वीआरजी और डीआरजी दोनों ही प्री बॉर्जिंगर पेसमेकर न्यूरॉन्स को प्रोजेक्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले ये पॉन्स है, पूरा ये पॉन्स है, ये है मेडुला। ठीक है, और नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड फिर है। तो देखो अपर पॉन्स में क्या है? अपर पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। ठीक है, लोअर पॉन्स में है एपन्यूस्टिक सेंटर। अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे
ठीक है, यहाँ तक पढ़े थे। लोअर पॉन्स में एपनिस्टिक सेंटर है, अपर पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिल गया, एपनिस्टिक सेंटर नीचे है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऊपर है। इस दोनों का फंक्शन आगे पढ़ेंगे। फिर वेंट्रली लोकेटेड है क्या, वी आर जी, जो कि इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों सिग्नल्स भेजता है। फिर है यहाँ पर डी आर जी, क्या है, डी आर जी डॉर्सल इसके, तो ये इंस्पायरेटरी सिग्नल्स मेनली कंसर्न है। अब डी आर जी को सिग्नल्स हम लोग पढ़े थे कि 9th और 10th क्रेनियल नर्व से आ रहा है। ठीक है, तो जो भी पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से या फिर जो दूसरे रेस्पिरेटरी सेंटर से आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है 9th और 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू। यहाँ पर है प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, ये है प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और वी आर जी डी आर जी दोनों प्री बॉर्जिंगर से भी कम्युनिकेट करता है। अब डी आर जी सिग्नल किसको भेजता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हम लोग पढ़े थे कि फ्रेनिक नर्व से भेजता है, वाया दी फ्रेनिक नर्व, ये है फ्रेनिक नर्व, स्पाइनल कॉर्ड में भेजता है और यहाँ से फिर जाता है डायफ्राम के पास। ठीक है, इसको स्टिमुलेट करता है। और जो हम लोग पढ़े थे वीआरजी के बारे में कि ये पावरफुल एक्सपायरेटरी सिग्नल्स भेजता है एब्डोमिनल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स को। तो यहाँ पर देखो एब्डोमिनल इंटरकोस्टल मसल्स है ना, एब्डोमिनल एंड इंटरकोस्टल मसल्स है, तो ये काम करता है वीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप करता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग का कंप्लीट हुआ कौन सा, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कंप्लीट हो गया। ये दोनों मेडुला में था। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉन्स में जो दो प्रेजेंट है, एक है एपनिस्टिक सेंटर, एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपनिस्टिक सेंटर नीचे है, लोअर पॉन्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करता है और इंस्पायरेशन के डेप्थ को कंट्रोल करता है। सांस ले रहे हैं तो कितना डेप्थ तक ले रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। अगर एपनिस्टिक सेंटर स्टिमुलेट हो जाए तो ये डीप इंस्पिरेशन स्टिमुलेट करेगा, काफ़ी टाइम तक इंस्पिरेशन, डीप इंस्पिरेशन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ये लोअर पॉन्स में है। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर के पास आते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर डॉर्सली लोकेटेड है और अपर पॉन्स में। अपर पॉन्स में किस न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या, न्यूक्लियस पाराब्रेकियालिस। ठीक है, तो ये लोकेशन हो गया, ये अपर पॉन्स है, ये लोअर पॉन्स है। ये दो पॉइंट में है कि अपर और लोअर पॉन्स याद रखना है, ये न्यूक्लियस पाराब्रेकियालिस में था। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन न्यूमोटैक्सिक सेंटर का, न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, इंस्पायरेटरी सिग्नल को, इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल को के स्विच ऑफ पॉइंट को रेगुलेट करता है, उससे ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। क्या है इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल, देखो जो इंस्पायरेशन का जब जनरेशन होता है तो वो एकाएक सिग्नल नहीं आता है कि एक बार में नहीं, धीरे धीरे सिग्नल आता है। रैंप सिग्नल मतलब पहले कम इंटेंसिटी फिर ज़्यादा इंटेंसिटी फिर ज़्यादा, तो एक रैंप की तरह वो इंक्रीज करता है। तो उस पॉइंट ऑफ इंस्पायरेटरी रैंप के स्विच ऑफ पॉइंट को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। स्विच ऑफ पॉइंट किस पॉइंट पर जाकर वो सिग्नल बंद होगा, तो अगर उस सिग्नल का स्विच ऑफ पॉइंट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, डीप इंस्पिरेशन होगा, है ना, तो ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ जाएगा। या स्विच ऑफ पॉइंट पहले कर दिया जाए तो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन घट जाएगा। तो यही इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। कैसे, तो इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल के स्विच ऑफ पॉइंट को रेगुलेट करता है। स्विच ऑफ पॉइंट मतलब किस पॉइंट पर जाकर वो सिग्नल बंद हो रहा है ना, किस पॉइंट पर जाकर वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो बंद हो रहा है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर उस स्विच ऑफ पॉइंट को कंट्रोल करता है। अगर स्विच ऑफ पॉइंट लेट से बंद करेगा तो इंस्पायरेशन ज़्यादा देर तक होगा, अगर पहले बंद करेगा तो इंस्पायरेशन पहले बंद हो जाएगा। तो इंस्पायरेटरी सिग्नल एक रैंप सिग्नल है, यानी कि धीरे धीरे इंक्रीज करता है इंटेंसिटी में। प्राइमरी फंक्शन क्या है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का, इंस्पिरेशन को लिमिट करना। स्विच ऑफ पॉइंट को पहले बंद कर देगा तो क्या होगा, इंस्पिरेशन लिमिट हो जाएगा। सेकेंडरी इफेक्ट है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करना। अगर इंस्पिरेशन लिमिट होगा तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इंस्पिरेटरी सिग्नल्स का स्विच ऑफ पॉइंट पहले है तो इंस्पायरेशन तुरंत बंद हो जाएगा, ये नॉर्मल इतना देर तक लिया, और अगर पहले कम कर दिया तो ऐसे कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि इंस्पिरेशन लिमिट होगा और सेकेंडरी इफेक्ट होगा कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा, आदमी जल्दी जल्दी सांस लेगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग, लेकिन लिमिट कर देगा इंस्पिरेशन को। तो ये प्राइमरी इफेक्ट, प्राइमरी फंक्शन है लिमिट करना इंस्पिरेशन को, और इस लिमिटिंग द इंस्पिरेशन के कारण जो सेकेंडरी इफेक्ट होगा वो ये होगा कि रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये एपनिस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर का फंक्शन था प्रॉपर। तो 4 रेस्पिरेटरी सेंटर्स था, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप दोनों ही मेडुला में था, और 2 था पॉन्स में, एक था एपनिस्टिक सेंटर जो कि लोअर पॉन्स में था, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोअर पॉन अपर पॉन में था। अपर पॉन में कहा, न्यूक्लियस पाराब्रेकियालिस में। दोनों का फंक्शन है, एपनिस्टिक सेंटर डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है जिसके कारण डीप इंस्पिरेशन होता है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर लिमिट करता है इंस्पिरेशन को, यानी कि एपनिस्टिक सेंटर जब स्टिमुलेट होगा तो डीप इंस्पिरेशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रोड्यूस अगर ये स्टिमुलेट हो जाए तो ये इंस्पिरेशन को लिमिट करेगा, यानी शॉर्ट इंस्पिरेशन होगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ की, देखो ये साइन क्या मतलब है, ये और ये एपनिस्टिक सेंटर को अगर तुमने स्टिमुलेट किया तो ये इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को बढ़ाता है,
और न्यूमोटैक्सिक सेंटर के तुम अगर स्टिमुलेट करते हो तो ये नेगेटिव है, इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को घटाता है। तो सेकेंडरी इफेक्ट रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज कर देगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल रिसेप्टर्स के बारे में, जिसमें कि हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, लंग इरिटेंट रिसेप्टर्स, जे रिसेप्टर्स, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स कहाँ पर होता है, ठीक है। तो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स जो होता है, इस रिफ्लेक्स को कहते हैं, बाकी उस रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं, टच रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स होता है आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के मसल वॉल्स में होता है, ठीक है। मसल वॉल्स में होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल वॉल्स के मसल वॉल्स में ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होता है। तो क्या होता है, जब एक्सेसिव जब एक्सेसिव लंग्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करता है, फैल जाता है, तो ये जो भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, स्ट्रेच नाम ही से पता चल रहा है स्ट्रेच हो रहा है, तो जैसे एक्सेसिव इन्फ्लेशन होता है लंग्स का, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स वाया द वेगस नर्व, वेगा मतलब 10th क्रेनियल नर्व, वाया द 10th क्रेनियल नर्व, ये क्या करता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को स्टिमुलेट कर देता है। तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है, फिर वो इनिशिएट करता है एक्सपीरेशन को और इनहिबिट कर देता है इंस्पिरेशन को, ठीक है। तो इन्फ्लेट हुआ लंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ, तो वो किसको स्टिमुलेट किया, डीआरजी को वाया द 10th क्रेनियल नर्व। उसके कारण इंस्पिरेशन इनहिबिट हो गया और एक्सपीरेशन इनिशिएट हो गया। और ये ठीक है, तो इसी को कहते हैं हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। ये हुआ। और ये कैसे होता है, तो स्विचिंग ऑफ द इंस्पायरेटरी रैंप, ठीक है। इंस्पायरेटरी रैंप को स्विच ऑफ करते हैं, इंस्पायरेटरी रैंप को स्विच ऑफ करते हैं, यानी जो इंस्पायरेशन का जो सिग्नल आया उसको स्विच ऑफ करके, ठीक है, उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। तो क्या होता है, डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन होता है, समझ गए। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है, तो हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के वॉल में, मसल वॉल्स में होता है स्ट्रेच रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल, जब लंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इन्फ्लेट कर गया तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हो गया। क्रेनियल नर्व 10 यानी वेगस नर्व के थ्रू ये रेस्पिरेटरी ग्रुप डीआरजी यानी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को स्टिमुलेट किया, उस कारण इंस्पिरेशन हो गया बंद और एक्सपायरेशन हो गया शुरू। इसके कारण इसको हम लोग, इसका नाम पड़ा, इस रिफ्लेक्स को कहते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। चाहे इन्फ्लेशन में हो चाहे डिफ्लेशन रिफ्लेक्स हो, वाइस वर्सा। अगर फॉर एग्जांपल लंग्स बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हुआ तो भी हुआ, और जब बहुत ज़्यादा आपका क्या कहते हैं श्रिंक हुआ, या फिर ऑक्सीजन मतलब कि इन्फ्लेट नहीं हुआ, डिफ्लेट हो गया बहुत ज़्यादा लंग्स, तो भी ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएगा और उस वक्त उल्टा करेगा, यानी एक्सपायरेशन को इनहिबिट करेगा, इंस्पायरेशन को इनिशिएट करेगा। और ये कैसे हो रहा है, तो डीआरजी क्या कर रहा है कि आपका स्विच ऑफ कर रहा है इंस्पायरेटरी रैम्प को, स्विच ऑफ कर रहा है इंस्पायरेटरी रैम्प को, ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पर इंस्पायरेटरी रैम्प को कंट्रोल करता है ये आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो इसी के बारे में देखो, ये डीआरजी को करेगा, और डीआरजी किसको करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को कंट्रोल, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ है कि ये डीआरजी को स्टिमुलेट किया, जो स्ट्रेच रिसेप्टर था वो डीआरजी को कंट्रोल किया, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डीआरजी जो है फिर फर्दर न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपनेस्टिक सेंटर, ये सबको कंट्रोल कर रहा है। तो इसके थ्रू ये क्या करता है कि जो इंस्पायरेटरी रैम्प है उसको स्विच ऑफ करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये रिफ्लेक्स होता है। इस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। दूसरा होता है लंग इरिटेंट रिसेप्टर्स। ये कहाँ पर, तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और ट्रैकिया, इन तीनों के ही एपिथेलियल लाइनिंग के बीच में होता है, एपिथेलियल लाइनिंग के बीच में होता है लंग इरिटेंट रिसेप्टर्स। ये क्या करवाता है, कफिंग एंड स्नीजिंग कराता है, ठीक है। ये बस दो लाइन इसके बारे में कि लंग इरिटेंट रिसेप्टर्स कहाँ है, तो बिटवीन द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड इट कॉजेज द कफिंग एंड स्नीजिंग। ये हो गया बेसिक चीज़। तीसरा आता है जे रिसेप्टर्स या जस्टा मेडुलरी रिसेप्टर्स, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये एल्वियुलर वॉल्स में होता है। ये कहाँ होता है, एल्वियुलर वॉल्स में होता है, नियर टू दी पल्मोनरी कैपिलरीज, इसलिए नाम है जक्स्टा। जस्टा मीन्स नियर टू दी पल्मोनरी कैपिलरीज, इसलिए इसका नाम है जक्स्टा मेडुलरी रिसेप्टर्स, ठीक है। एक्चुअली में जे रिसेप्टर्स जो कि न्यूरॉन्स है, तो किस टाइप के न्यूरॉन्स है, हम लोग पढ़ते हैं ए बी एंड सी टाइप्स, तो उसी में से ये सी टाइप्स ऑफ एंडिंग है, अकॉर्डिंग टू द जो स्पीड ऑफ ट्रांसफर होता है एक्शन पोटेंशियल का, उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द माइलिनेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। तो ये सी टाइप ऑफ फाइबर होता है, सी टाइप फाइबर एंडिंग होता है। तो ये रिसेप्टर्स कब स्टिमुलेट होता है, तो ये क्या होता है, जब पल्मोनरी कैपिलरीज जब ब्लड से भर जाता है, ठीक है, या फिर पल्मोनरी इडीमा होता है, तब ये जाकर के ये जो रिसेप्टर्स है ये स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो दो कंडीशन पे हम लोग पढ़े कि एक है आपका जब पल्मोनरी कैपिलरीज में ब्लड इनगॉर्ज हो जाए, या फिर जब पल्मोनरी इडीमा हो जाए, तो ये जे रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होता है। और कब स्टिमुलेट होगा, तो जब इंट्राकार्डियक
या आईवी इन्फ्यूजन हम लोग करते हैं केमिकल्स का, जैसे कि कैप्सिकिन का, तो ये जस्टा मेडुलरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जस्टा मेडुलरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाता है। इस रिफ्लेक्स के कारण क्या होता है? इस रिफ्लेक्स के कारण एपनिया होता है, यानी नो ब्रीथिंग, फॉलोड बाय रैपिड ब्रीथिंग, ब्रैडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। इसको कहते हैं पल्मोनरी कीमो रिफ्लेक्स। ठीक है, तो जे रिसेप्टर्स के बारे में शुरू से करते हैं शुरू। कहाँ पर होता है? जस्टा मेडुलरी रिसेप्टर्स, ये मेडुलरी रिसेप्टर्स कहाँ होता है? तो एल्वियुलर वॉल्स में होता है, जस्ट नियर टू दी पल्मोनरी कैपिलरीज। ये क्या है? सी टाइप ऑफ फाइबर्स है। और कैसे बारे में पॉइंट है कि जब पल्मोनरी इडीमा हो या पल्मोनरी कैपिलरीज में बहुत ज़्यादा ब्लड इनगॉर्ज हो जाए, भर जाए, तो ये स्टिमुलेट होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि इस रिफ्लेक्स में, जे रिफ्लेक्स में क्या होता है? जे रिफ्लेक्स जैसे ही स्टिमुलेट होता है, उसके बाद जे रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होने के बाद उस पर्सन को एपनिया होगा, यानी नो ब्रीथिंग। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद रैपिड ब्रीथिंग होगा, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगेगा। उसके बाद उसका ब्लड हार्ट रेट कम हो जाएगा, ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, और उसके बाद उसको हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं, इस रिफ्लेक्स को, ये जो तीनों सारे इवेंट्स हुए, इसी को कहते हैं पल्मोनरी कीमो रिफ्लेक्स। ठीक है, पल्मोनरी कीमो रिफ्लेक्स कहते हैं। इसी तरह का पल्मोनरी कीमो रिफ्लेक्स जो ऐसा आप देख रहे हैं, सेम टू सेम एक हार्ट में भी होता है। ठीक है, एक हार्ट में भी होता है रिफ्लेक्स, जिसको कहते हैं कार्डियक कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स, कोरोनरी कीमो रिफ्लेक्स, या फिर उसी का दूसरा नाम है बेजोल्ट-ज़ेरिस रिफ्लेक्स। ठीक है, बेजोल्ट-ज़ेरिस रिफ्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, ये इंपॉर्टेंट है कि ये पल्मोनरी कीमो रिफ्लेक्स में क्या होता है। तो एपनिया फॉलोड बाय रैपिड ब्रीथिंग, ब्रैडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, जब जे रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होता है। तो इसके बारे में एक चीज़ है कि फिजियोलॉजिकल रोल अभी इसका अनसर्टेन है, पता नहीं है, लेकिन पैथोलॉजिकल स्टेट्स में ये होता है, जैसे कि पल्मोनरी कंजेशन या एम्बोलाइजेशन के केस में होता है। ठीक है, तो अभी इसका बस मेन इंपॉर्टेंट जानना है कि लोकेशन क्या है, इसमें पल्मोनरी कीमो रिफ्लेक्स किसको कहते हैं, किस तरह का रिसेप्टर है। मोस्टली पैथोलॉजिकल स्टेट में देखा गया, फिजियोलॉजिकल रोल उतना नोन नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ है जे रिसेप्टर्स का। तो ये एल्विलाई हुआ, यहाँ पर देखो, ये जो है इस दोनों के बीच में यहाँ पर है जे रिसेप्टर्स। ठीक है, ये जो है ये जे रिसेप्टर है। ठीक है, ये जे रिसेप्टर है। यहाँ देखो पल्मोनरी कैपिलरी का वॉल है। ठीक है, तो नियर टू दी पल्मोनरी वॉल है, इसलिए इसको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी रिसेप्टर्स। ठीक है, ये जे रिसेप्टर हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर किए हैं? तो हम लोग कवर किए हैं जो भी रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर्स, जो भी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को देखें, नर्वस मैकेनिज्म देखें कि नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म में दो है, वॉलंटरी और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में मेडुलरी और एक पोंटाइन। मेडुलरी में रेस्पिरेटरी सेंटर्स पढ़े थे DRG और VRG, और पोंटाइन में पढ़े हैं एपनिस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मेडुलरी में दो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स था, I और E था। ठीक है, तो मेडुलरी और पोंटाइन था। मेडुलरी में दो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हम लोग जान रहे हैं, I और E है। ठीक है, रेसिप्रोकल इनर्वेशन के बारे में पढ़े। इस बार DRG पढ़े और VRG पढ़े। DRG में मेनली I न्यूरॉन्स है, VRG में दोनों ही है। ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम देखिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पे आता है शॉर्ट नोट्स, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे, कहाँ पर है लोकेशन। ठीक है, अगर देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का लोकेशन पता है, VRG DRG पता है, तो ये डायग्राम बन जाएगा अपने आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आता है एपनिस्टिक सेंटर कहाँ पर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर है, दोनों का फंक्शन क्या है। फिर उसके बाद पेरिफेरल रिसेप्टर्स कौन कौन सा है, हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है, जे रिसेप्टर्स है, लंग इरिटेंट रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है। तो ये वीडियो में हम लोग कवर किए पूरा रिसेप्टर्स के बारे में। इसके बाद जो वीडियो है इसमें हम लोग केमिकल रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कीमो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो पेरिफेरल है और सेंट्रल है। ठीक है, और अगला वीडियो, फाइनल वीडियो है इस सीरीज़ का, फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का फाइनल वीडियो है, जिसमें हम लोग अप्लाइड पार्ट भी थोड़ा बहुत देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो फिजियोलॉजी का पार्ट नहीं है, पैथोलॉजी का पार्ट है। तो थोड़ा बहुत हम लोग डील करेंगे, बाकी मेनली केमिकल रेगुलेशन से हम लोग डील करेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड डे।